हाँ, तुमने ज्वाइन कर लिया? मेरी आवाज आ रही है ठीक से? और नहीं आ रही है आवाज? यस सर। वेरी गुड। तो हम अभी तक पहुंचे थे, हमने लिखा था कि अगर QZ और PZ, अब अगर PZ की डिग्री QZ से लेस है तो आई कैन राइट PZ डिवाइडेड बाय QZ। कैसे मैंने कहा था? A इंटू Z माइनस Z1, सॉरी A1 था यहाँ पे, इसी तरह से जो भी था हमें A1 A2 निकालने हैं किसी तरह से, तो हमारा काम हो जाएगा। So you have got AN divided by Z minus Zn. But QZ can be written as, but QZ के zeros तो हमें पता ही है, तो QZ can be written as some C times, जो उसका leading coefficient होगा Z minus Z1 into एडमिट करता हूँ इनको, ओके, up to Z minus Zn. बिकॉज इसके जीरोस पता हैं तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, विच मीन्स अगर मैं फिर QZ को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूं तो ये मिलेगा PZ इज इक्वल टू A1 into C, Z minus Z1 कैंसिल हो जाएगा, so you would have a situation like Z minus Z2 up to Z minus Zn, then plus, अब दूसरे में क्या होगा, Z minus Z2, क्योंकि QZ अब ऊपर है, so it would be A2 into C, okay, AZ into C, अब होगा यहाँ पे Z minus Z1, लेकिन Z minus Z2 नहीं होगा, so it would be Z minus Z3 up to, मतलब हर एक जगह एक फैक्टर मिस होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लस so on and so forth, और लास्ट पे ऑफ कोर्स यू हैव गॉट AN, C तो खैर सेम है, you would have Z minus Z1, उसमें N मिसिंग होगा, Z minus Zn minus 1, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, नाउ दिस गिव्स अस, हाँ लेकिन अगर मैं तुम्हें अब, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग टू से कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं QZ को, Q dash Z किसके बराबर होगा? Q dash Z होगा, ऐसे ही C को बाहर रखते हैं, नहीं Q of Z को अगर मैं C को बाहर रखूं तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होगा, मैं पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा, चलो मैं ऐसे एक आध दिखाई देता हूँ, Z minus Z1 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा d by dz, एक फैक्टर को प्रोडक्ट रूल और बाकी को एज इट इज रखूंगा, इसको मैंने किया डिफरेंशिएट, चलो यहाँ C है यहाँ P है, और बाकी कैसे बचेगा, Z minus Z2 into Z minus Zn, फिर होगा मुझे प्लस, राइट, तो C खैर ऐसे ही है, C तो करो बाहर रखते हैं, so you would have Z minus Z1 into Z minus Z3, यानी बाकी फैक्टर्स को तुम एज इट इज रखोगे जैसा कि करते हैं, into d by dz of Z minus Z2. As you can see, ये जो लीनियर फैक्टर्स का जो होगा ना डेरिवेटिव, वो तो 1 होगा, यानी प्लस so on and so forth, यानी तुम समझ सकते हो दिस शुड बी नथिंग बट C into Z minus Z1, Z minus Z2 क्योंकि पहले तो Z minus Z1 से ही हम करेंगे, into Z minus Zn plus, then I have, okay, you would have Z minus Z1, अब Z minus Z2 मिसिंग होगा, so it would be Z minus Z3 up to Zn, मतलब it is just simple product rule, और last but not the least होगा Z minus Z1 up to Z minus Zn minus 1, क्योंकि ये तो 1 होगा ना, ये जो डेरिवेटिव हम ले रहे थे एक फैक्टर का। नाउ इफ आई वांट टू इवैल्यूएट, वैसे इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, सपोज आई वांट टू फाइंड Q1 at Z1, व्हाट वुड बी Q1 at Z1, देखो हर एक में Z minus Z1 फैक्टर है सिवाय इसके, राइट, वो तो हो जाएंगे 0, तो यू वुड सिंपली गेट दिस इज C into Z1 minus Z2 into Z1 minus Z3 into Z1 minus Zn, okay, and what would be Q dash at Z2, देखो Z2 हर एक में होगा सिवाय इस फैक्टर के, वो सारे तो हो गए 0, क्योंकि वहां जैसे यहाँ Z2 आएगा तो ये फैक्टर 0, यहाँ Z2 आएगा तो वो फैक्टर 0,
So we would be left only with the second term. So it would be C into Z1 minus, okay, sorry, Z2 minus Z1 into Z2 minus Z3 into Z2 minus Zn. और इसी तरह से I can say कि so on and so forth. Q dash at Zn होगा C into, तो हर एक होगा लेकिन लास्ट वाला नहीं होगा. So it will be Zn minus Z1 into Zn minus Zn minus 1. जहां पे भी Z minus Zn फैक्टर होगा वो जीरो हो जाएंगी टर्म्स, यानी इस तरह से बचेगा मेरा जो भी है. अब अगर मैं अपनी इक्वेशन लूं ये वाली, कहां गई, ओके, ये जो है ना कि ये इसके बराबर है. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 से मुझे मिलेगा, इसको देखते हुए, सो लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज. फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिलेगा? आई वुड गेट दिस थिंग फ्रॉम इक्वेशन 1. अगर मैं उसमें, so let me write it down like this. You would get, अगर मैं इसमें ध्यान से देखो, चलो मैं वापस जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. Now, अब अगर मैं इसमें ये जो अपना वैल्यू है ना P of Z1 दे दूं, मैं कह रहा हूँ इसमें, उसमें छोड़ो, वो तो हमने इवैल्यूएट कर लिया. P of Z1 दे दूं, इसमें भी वैसी ही सिचुएशन है. इसको छोड़ के हर एक में Z1 का फैक्टर है, तो वो हो जाएंगे 0, लेकिन यहाँ पे कुछ A1 भी बचेगा साथ में, है ना. तो कहने का मतलब है फ्रॉम फर्स्ट आई कैन से दैट, मैंने Z1 लिखा, ओ, एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी ना. अब एक चीज तुम बदल देना, या तो थ्योरम में ही जो जीरोस है ना अल्फा 1 की जगह मैंने शायद थ्योरम में लिखे हैं, ये तो हो गई ना गड़बड़. अब वो था ना एक्चुअली पुरानी क्लास ना, जब ना मैंने इस थ्योरम को स्टेट किया था, वहां मैंने लिए थे जीरोस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n. हाँ, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम या तो वहां पे उसको रिप्लेस करो बाय Z1 Z2 या Zn, या फिर यहाँ चेंज करो. वैसे बेटर है कि तुम वहीं पे चेंज करो, ठीक है. एक्चुअली वो था ना पुराना, वो मेरे सामने था ही नहीं, क्योंकि वो इससे पहली वाली क्लास में था जब ना ये कट गया था. वो मुझे अब ख्याल आया. ओके, नेवरदलेस डजंट मैटर. सो Z1 हो या अल्फा 1, मतलब उससे तो अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब तुम 9th सेम में आ गए. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, आई वुड हैव, अगर मैं अब P डैश एट Z1 ढूंढना चाहूं इस फॉर्मूला से, P dash at Z1, तो I would get something like this. From equation 1, I would get P dash at Z1 is equal to A1 into C multiplied by Z, what was that? It would be Z1 minus Z2 into Z1 minus Z3 into Z1 minus Zn. अब तुम Zi लिखना वहां अल्फा i की जगह, थ्योरम की स्टेटमेंट में, अब हो जाता है. इसी तरह से P dash Z2 होगा by the same analogy, it would be A2 into C, then it would be Z2 minus Z1 into Z2 minus Z3, क्योंकि Z2 को हमें ओमिट करना है, वही फैक्टर बचेगा. Z2 minus Zn, so on and so forth. This would be P dash at Zn होगा nothing but An into C times Zn minus Z1 into Zn minus Zn minus 1, which is nothing but, it is actually A1 into P dash at, नहीं sorry, what was that? Q, अभी निकाला था ना, ये जो Q of Z1 Q of Z2 है ना exactly same, Z minus 2 Z minus Z3 Z minus, sorry, Z1 minus Zn. इसी तरह से ये भी सारे के सारे. So means that it is A into Q at Z1. So this is equal to A2 into Q at Z2. तो हमें तो मिल गया ना An into Q at Zn. तो उसका मतलब हुआ हमारा जो AI है, it would be what? P dash at Zi divided by Q at Zi for all I running from 1 to up to n.
राइट? ओके, तो ये तो हो गया अपना काम, AIs हमने निकाल लिए। सो देयरफॉर अब तुम्हें पता ही है हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था PZ by QZ जो था अपना, दैट वाज हमारा था व्हाट, इट वाज A1, मैं याद दिलाना चाहूंगा, A2 divided by Z minus Z2 plus so on and so forth, AN divided by Z minus Zn. So इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, so what do you get? You will get PZ by QZ बराबर होगा, it will be P dash at Z1 divided by Z minus Z1 into Q at Z1 plus इसी तरह से P dash at Z2 divided by what do you have, Z minus Z2 into Q at Z2 plus so on and so forth, of course, P dash at Zn divided by Z minus Zn into Q at Zn, और जिसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन whatever k runs from 1 to n या I runs from 1 to n, तो मेरे मतलब one and the same thing. You would have P dash at Zi divided by Z minus Zi into Q of, मैंने कुछ तो गलत किया है, वही मैं कह रहा था, हाँ यहाँ था P at Z1, सॉरी, देखो देखो ना, ये जो था ना P था ना, इसमें मैंने Z1 को वैल्यू दिया, तो गलती यहाँ पे है, मतलब मैं, सो दिस इज इक्वल टू दिस, और ऑफ कोर्स ये मैंने डेरिवेटिव्स इवैल्यूएट किए थे, पीछे जाओ ना, ये था ना Q डैश एट Z1, Q डैश एट Z2 अप टू ये वाला, जिसको मैंने इक्वेट किया था, और फिर मैंने फर्स्ट में वैल्यू दिया था, सो इट वाज P of Z1 P of Z2, ये हो जाता है इसमें। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे डैश नहीं है, यहाँ पे डैश, सो यहाँ, सो इट इज एक्चुअली P of Zi divided by Q dash at Zi. So that's what we have to prove. Pz by Qz is equal to summation I runs from 1 to n, P of Zi divided by Z minus Zi into Q dash of Zi. So that was the theorem about जो हमें चाहिए, Lagrange's interpolation, मतलब हमने किया actually interpolate में Pz को in terms of the values that Pz attains at endpoints. And remember that मैं कह रहा हूँ कि Pz की जो डिग्री है, it is less than the degree of, इसमें ये important है, is less than degree of QZ, और वो मैं मान चुका हूँ is equal to n. तो कहने का मतलब ये है, which is मतलब if I know the values of a polynomial at one point more than its degree, यानी इसकी डिग्री हो सकती है at most n-1, और मैंने n points यूज किए, यानी Z1 Z2 are zeros of QZ, या जो हमने लिखा था वहां जरा फिर से देख लेना, वहां हमने लिखा था एक्चुअली α1 α2, एक्चुअली तुम्हारे नोट्स में इसकी जगह ये है। एनीवेज, अब चूंकि बीच में गैप आ गया तो मेरे सामने वो स्टेटमेंट रही नहीं। Nevertheless, so what it tells us that if you know the values of a polynomial at one point extra, at least one point extra than its degree, suppose इसकी डिग्री अगर n-1 है, if you know the value of it certain n points, then you surely know the polynomial. अब यहाँ पे हमने QZ के zeros को यूज किया as our extrapolation या interpolation nodes, तो हम एक्चुअली कोई भी एंड पॉइंट्स को कर सकते थे, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, दैट्स आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन चूंकि हमें ये वाला जरूरत था तो हमने यही किया। ओके, तो लेट मी राइट इट वंस अगेन, PZ by QZ is equal to, of course ये यहाँ पे लिखूंगा मैं, degree of PZ is less than degree of QZ, and of course Z1 या alpha1 Z2 up to Zn are zeros of QZ. अगर ऐसा है
So you can always write summation k runs from 1 to n, of course p of zi divided by z minus zi into q dash of zi. Of course they have to be distinct. This is our Lagrange's interpretation of a polynomial in the zeros of a polynomial which is of degree higher than that. Okay, इसके बाद जो हमें करना है, that is another important thing, what we call Gaussian quadrature formula. Of course उसके लिए हमें ये जरूरत थी, जो क्या था, interpolation का formula. तो Gaussian quadrature formula. हाँ, बाय द वे तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि अब ये Z1 Z2 अल्फा 1 अल्फा 2? आई डोंट थिंक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वरना तुम्हें 9th सेमेस्टर में नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यू जस्ट हैव टू सबस्टिट्यूट इट बैक, या फिर थ्योरम में ही चेंज करना है. ओके, Gaussian quadratic formula is let of course again you have an inner product, which means you have got an M distribution, sigma be an M distribution. Then for any polynomial, let me write it, any polynomial of degree less than equal to 2n minus 1, ये यहाँ पे important है. We have a uniquely, let me call it polynomial f of degree n minus 1. F, this is f. We have a uniquely determined quadrature formula minus infinity to infinity fx d sigma x is equal to summation, should I write, चलो इसने न्यू रखा है लेकिन मैं रखूंगा I runs from 1 to n omega I f of xi. Okay, now quadrature formula, ऐसे भी किसी formula को, whenever you are able to write an integral as a finite sum of some combination of the values of the integrand, उसको हम quadrature formula कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो integral होता है, it is actually approximately equal to some finite sum, because we take finite sums, then take their supremum or infimum, whatever, if they exist, then the integral exists. So, but if you can explicitly write it as a finite sum, we call such formulas quadrature formulas. You know, it's like, as we have flattened our curved area of portion. मतलब वैसा कुछ है इसका मतलब. If we can write it like this, because it's a situation like length into breadth type, है ना, जैसे हमने उसको फ्लैट कर दिया समा, यानी हमने उसका एरिया इन टर्म्स ऑफ सम लेंथ इनटू सम ब्रेड्थ कर दिया, मतलब इस तरह से, मतलब वेरी इंट्यूटिवली ना अगर हम सोचें. ओके, अब ये ओमेगा आई क्या है? सो ओमेगा आई वायर omega I is equal to integral minus infinity to infinity pnx divided by pn dash at x into x minus xi into d of course sigma x. ओके, एक गलती तो नहीं होगी, हाँ यहाँ पे एक्स आई होना चाहिए. ओके, तो ये एक्स आई है, यहाँ एक्स माइनस एक्स आई है, बिल्कुल सही. एंड व्हाट आर वायर एंड x1 x2, ये जो एक्स आईज आ गया ना डब्ल्यू आई के हिसाब से, अब xn आर द zeros of the nth
orthogonal polynomial associated with sigma. अब जो कि सिग्मा है तो हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट है, हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट है फॉर पॉलिनोमियल्स. तो we will get a sequence of orthogonal polynomials using that inner product via the Gram-Schmidt process. तो of course ये जो Pn के zeros हैं x1, x2, x3, xn और wi जो यहाँ ये नंबर है ये इसके बराबर होगा. तो we actually have to evaluate this. Okay, so let me take the next page. हाँ, by the way अगर हम इस फॉर्मूला को देखें फिर से, अब अगर xi जो है वो मतलब हमने अभी प्रूव किया ना कि जो भी ये ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जीरोस डिस्टिंक्ट होते हैं. सपोज उसका कोई जीरो डिस्टिंक्ट ना हो, मतलब सारे के सारे डिस्टिंक्ट ना हो, अगर रिपीट हो रहा हो तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा. लेकिन हमें पता है जो ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल है उसके सारे जीरोस डिस्टिंक्ट होते हैं, distinct real numbers. They are all simple zeros. So this will not be zero, so it is well defined. Because these are orthogonal polynomials associated with this sigma, जो ना यहाँ है हमारे formula में. Okay, so let's go with the proof. Proof भी उतना कुछ है नहीं मुश्किल. So let f be the polynomial of degree 2n minus 1 at most. चलो at most यानी या तो 2n minus 1 या उससे थोड़ा कम. And let ये तो हमारे स्टेटमेंट में ही है वैसे xn be zeros of pn जो हमारा ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल है. now we know that pn जो है it is a polynomial of degree n. f है polynomial of degree 2n minus 1, so we may divide it, we may use division algorithm. So by division algorithm we can find polynomials. We can find polynomials. Okay, qx, चलो मैं इसका नाम लिखता हूँ qx and rx of degree less than equal to n minus 1 such that हमारा जो fx है जो एक polynomial है, I can write it as pnx into q of x plus r of x. और हमें पता है rx की जो डिग्री होती है वो जो डिवाइजर है उससे कम होती है. एंड ऑफ कोर्स डिग्रीज का खाली हिसाब है, ये n है और इसका n माइनस 1 है, टोटल मिला के आएगा 2n माइनस 1. तो ऑफ कोर्स अगर हम फिर लोअर डिग्री का पॉलिनोमियल ऐड करते हैं सो won't change, the degree won't change. So we can do that. We can write it like this, and if I call this 1, so this gives, if we integrate both sides, this gives integral minus infinity to infinity pnx qx plus rx. मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड fx था तो मुझे शायद ओके मुझे लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखना था, यानी I have to write fx d sigma x is equal to integral minus infinity to infinity pnx qx d sigma x plus minus infinity to infinity, what do you have, rx d sigma x, चलो d sigma x ऐसे जस्ट हमने इंटीग्रेट किया, कोई ऐसा हमने किया नहीं. अब देखो बिकॉज लेकिन ये तो इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है ना, इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री n माइनस 1 है. कोई भी n माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल जब हम pn के साथ लेंगे सो दिस शुड बी 0. सो दिस वुड इंप्लाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx या d sigma
is equal to minus infinity to infinity Rx, which is a polynomial of degree, of course, n minus 1. अब ज़्यादा कुछ करना नहीं, we're almost there. Let's call this second. Now, Rx is a polynomial of degree n minus 1. So, which implies that degree of Rx is less than, oh, ये out of control हो जाता है कभी-कभी. Which means that when a degree of Rx is strictly less than degree of Pn, hence by जो हमने किया था Lagrange's interpolation, जैसे मैंने लिया था ना, यहाँ इसको मैंने Px लिया था, इसको मैंने वहां Qx लिया था, ठीक है ना? तो मतलब अपने ना पुराने थ्योरम में. So therefore by Lagrange's interpolation formula, with the zeros of वो बड़ा पॉलिनोमियल कौन है? Pn, और इसके zeros क्या है? Yes, यानी मुझे इनको लेना है अपना एक्सट्रापोलेशन के लिए ना, जो सेट है डेटा पॉइंट्स. So with x1, x2, xn as the basic points or whatever जो भी तुम्हारे नोट्स में लिखा है, basic points we have, I can write then Rx is as actually Rx divided by Pnx has ना, lower degree नीचे था ना वहाँ पे, that was summation I runs from 1 to n. Of course you would have R Rx तो यहाँ Pnx इधर है, ठीक है, तो you should have Rx जो ना वहाँ P था at xi divided by, of course मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, हाँ, डिवाइडेड बाय फिर था इधर जो q डैश x था, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कुछ. सो यहाँ पे होना चाहिए नो, तो एक्चुअली वहां पे वो, इफ आई गो बैक, सो दिस इज अवर फॉर्मूला. तो डेरिवेटिव नीचे है और यहाँ पे इसका है p ऑफ z i, है ना, को जीरोस क्यों के है, तो कहने का मतलब this should be Pn at xi divided by R dash at xi into x minus xi. अब जरा ये समीशन ठीक है ना, वैसे तुम समझ जाओ. I runs from entering this thing Pn at xi, so which means that Rx then can be written as summation I runs from 1 to n Pn xi into Pnx divided by, of course यहाँ पे है R dash at xi into x minus xi. I hope मैंने ठीक किया कि नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा. एक्चुअली यहाँ P चेंज हो गया ना, P का नाम थोड़ा, हाँ यहाँ था Q, सो यहाँ पे होना चाहिए Pn. I think I should rub it, मैंने इसको गंदा कर दिया. I should rub it ताकि ये कंफ्यूजन मैं ठीक कर दूं ठीक से. ओके, क्योंकि वहाँ P ऊपर था, वो यहाँ नीचे है, तो इससे उसका कंफ्यूजन होता है. लेकिन हमें मतलब I can write it as summation I runs from 1 to n. इसका ही होना चाहिए सारा. I think it should be Pn, oh no, at xi divided by Pn dash at xi into x minus xi. अब सही है, अभी सही है, हाँ. That means Rx, अरे मैंने गलत कर दिया फिर से. देखो ये Pn Q का जो गड़बड़ है ना, यहाँ R है, अब ठीक है.
So you should have r at xi क्योंकि वो है जिसको मैं extrapolate कर रहा हूँ with the help of these points. So that means rx can be written as summation I runs from 1 to n. You should have rxi into p of x, sorry not p, pn of x. ये ना वहाँ p था ना उसी वजह से, divide by pn at xi into x minus xi. मैं क्या करूंगा, जो पुराना मेरा फॉर्मूला था ये वाला इक्वेशन 2, इसमें मैं सिंपली rx को सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड आई एम डन. ओके, तो substituting the value of rx, substituting the value of rx, this value of rx in second ही था ना, yes, equation second, तो you will get, तो क्या मिलेगा हमें, you would get, तो ये इस तरह से है, हाँ साथ में ये भी है, so we know that we know something about this. Now since, चलो सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेंगे. देखो अगर हम पुराने फॉर्मूला में जाएं, इधर कहाँ गया वो, इधर एफ कहाँ गया, एफ कहाँ गया, एफ, where is it, f, हाँ, we got fx sigma is equal to rx this, तो ये हो गया, नहीं है तुम्हारे नोट्स को. Now we know that pn at xi is equal to 0. अब अगर pn at xi is equal to 0, that means what? अगर मैं xi का वैल्यू देता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, so ये 0 हो जाएगा. क्या हुआ इसको, so ये what, these are zeros, so हमने rx को लिखा जैसा कि हमें चाहिए था, pn at x, ठीक है, then I have p dash n at xi into, शायद मैं यहाँ फिर से मैं जाऊंगा, मैंने क्या लिखा था वो. अब बोर्ड का यही फायदा है कि कहीं कोने में लिखा होता है. देखो z माइनस जेड आई इंटू के जेड आई, ठीक है, मान लेता हूँ जो नीचे है वही है, उसका डेरिवेटिव ही नीचे है, ठीक है, ये तो ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, अगर मैं f और इसका जो रिलेशन है कहाँ गया, हाँ यहाँ, so you got integral fx d sigma is equal to rx d sigma. Now what we do, fx is a polynomial of degree at most 2n minus 1, but उसका इंटीग्रल इसके बराबर है. What does that mean? अगर उनका इंटीग्रल बराबर है, so we know that r at xi is equal to 0. और f को मैंने कैसे लिखा है, अरे f को मैंने ऐसे लिखा है, राइट, fx is equal to this thing. और अगर मैं, हाँ बिल्कुल सही, now from 1 now since, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, since pn at xi is equal to 0 for all I implies that, क्या मुझे मिलेगा, अगर pn xi 0 है, इक्वेशन 1 से मुझे मिलेगा, तो अगर मैं f of xi लिखूं तो वो r of xi के बराबर होगा. देखो ना, pn x is 0, so from 1 it would imply from 1, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, I would get f of xi is equal to r at xi. अब अगर r at xi f of x के बराबर है तो then which implies that r of x यही था, is equal to summation I runs from 1 to n f of xi into pn of x divided by pn dash of xi
मतलब in terms of f इसको लाना था, बस यही था. Okay, now substituting this value in second. Now substituting this value of r in my जो ना integral था rx in second, और second है मेरा वो जो integral था, कहाँ था ये, इसमें rx को substitute करते हैं and we are done. So we get this thing. तो उससे हमें मिलेगा minus infinity to infinity fx d sigma x is equal to minus infinity to infinity summation I runs from 1 to n f of xi into Pn of x divided by, of course, Pn dash at xi into x minus xi. Of course, you have d sigma x, whatever. अब चूंकि इंटीग्रल ऑफ द सम इज सम ऑफ द इंटीग्रल्स एंड ऑफ कोर्स यहाँ f of xi है तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ x को अंदर छोड़ के. So this can be written as summation I runs from 1 to n f of xi into integral minus infinity to infinity Pn of x divided by Pn dash at xi into x minus xi into d मतलब of d sigma x. तो हमारा हो गया. So this is summation I runs from 1 to n omega I f of xi where omega I is equal to जो हमें चाहिए था Gauss quadrature formula. Okay, this is what we had to find. The write this integral as this finite sum. The important thing to note is actually जो ये wi है ना, they do not depend upon f. They're independent of f. जो हमने लिया था ना ये polynomial of degree, f is a polynomial. F is a polynomial of degree less than equal to 2n minus 1. तो तब हमें ये इक्वालिटी मिलती है. इनफैक्ट अगर हम ले f को कंटिन्यूअस, फ्रैंकली स्पीकिंग, just a continuous function, not necessarily a polynomial of degree whatever, then this would be still a very good approximation. Now we can write this approximately, this integral would be equal to this sum if f was continuous. अगर continuous नहीं है, actually basically we have to show that ना this integral should exist in the first place. अगर continuous है, that is assured. So अगर continuous है, so there मतलब ये तो equality तभी होगी if it is a polynomial of degree less than equal to 2n minus 1. But if it is not a polynomial, still there is some kind of approximation between this integral and this sum. And let me stop it here. We have about 1.5 minutes. तो हाँ, attendance किसको मैंने कहा था, कितने आए हैं? बहुत कम. Anyways, तो मैं